जय हिंद साथियों, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण ये सीरीज़ हमने शुरू की थी। इसमें पहले वाले पार्ट में हमने राजस्थान के 7 चरणों के नाम, डेट, रियासतें उनको याद कर लिया था और किस प्रकार से याद करना था ये भी हमने देख लिया था, ट्रिक्स के माध्यम से भी देख लिया था। और इसके दूसरे जो हमने दूसरा पार्ट लिया था उसमें प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, राजधानी और उद्घाटनकर्ता, इनकी ट्रिक्स हमने देख ली कैसे याद करनी है, क्योंकि ये बार बार बदल जाते थे, इस वजह से हमने इनको एडवांस में याद कर लिया। और जैसे जैसे हम चरण पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका जिक्र करते हुए हम हमारा जो इसका जो आउटपुट है वो लेते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके जो दूसरे पार्ट हमने मत्स्य संघ को भी पढ़ लिया था, पहले चरण को। और आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे व तीसरे चरण को, यानी कि इसके जो दूसरा व तीसरा चरण था उनको आज पढ़ के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं नरेंद्र सिंह गौड़, उपनिषद क्लासेस कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा भाग 3, राजस्थान एकीकरण का भाग 3, द्वितीय चरण। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा चरण था ये सबसे बड़ा चरण था। ये सबसे बड़ा चरण था क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी 9 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतों का विलय किया गया था? 9 रियासतों का। क्योंकि बाकी जो चरण आप देखेंगे उसमें किसी भी चरण में 4 से ज़्यादा रियासतों का विलय नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें पिछली रियासतों को जोड़ते हुए आगे की रियासतें जोड़ दी गई, नई रियासतें जोड़ दी गई, विलय कर दिया गया था। इस वजह से वहाँ पर रियासतें कम थी और इस चरण में सबसे ज़्यादा रियासतें थी, 9 रियासतें। इस वजह से इसे सबसे बड़ा चरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हम नाम की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके नाम जो मूल रूप से इसका जो नाम है वो तो राजस्थान संघ ही है। क्या है? राजस्थान संघ। लेकिन कहीं हमें किताबों में, गाइड्स में ये मिल जाता है राजस्थान यूनियन। क्या मिल जाता है? राजस्थान यूनियन। अब जो संघ जो शब्द है ना दोस्तों, इसको इंग्लिश में यूनियन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। इसलिए इसको राजस्थान यूनियन भी लिख दिया जाता है। और दूसरी खास बात इसमें और क्या थी, इसको पूर्व राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ भी से कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? इसमें जो 9 रियासतें थी, इन 9 रियासतों में ज़्यादातर रियासतें पूर्वी राजस्थान की थी, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक। तो इस वजह से इसे पूर्व राजस्थान कहा गया या पूर्व राजस्थान संघ इस तरह से कहा गया। अब इसमें जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो भी दक्षिण में आते हैं। दक्षिण राजस्थान तो नहीं कहा, नहीं कहने के पीछे कारण ये था दोस्तों, क्योंकि ये दोनों रियासतें छोटी रियासतें थी, इस वजह से इनका ज़्यादा महत्व नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे पूर्व राजस्थान कहा गया। बाकी मूल रूप से इसका जो नाम है ना वो तो राजस्थान संघ ही है। क्या है? राजस्थान संघ ही है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सबसे बड़ा चरण क्यों है, क्योंकि इसमें 9 रियासतें थी और इसके नाम वगैरह के बारे में हमने बात कर ली कि राजस्थान संघ क्या है, पूर्व राजस्थान क्या है, पूर्वी राजस्थान संघ क्या है, ये भी हमने देख लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या, इसकी तिथि की जो बात है कि तिथि क्या थी, इसकी डेट क्या थी, तो इसकी डेट थी 25 मार्च 1948। क्या थी दोस्तों? 25 मार्च 1948। और इसको भी हमने देख लिया था कि कैसे याद करना था। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, इस वीडियो को, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर राजस्थान इतिहास का एक फोल्डर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाकर राजस्थान एकीकरण के टॉपिक्स को, वीडियोस को देख सकते हैं। आप इसके पहले दूसरे वीडियो को देखिए, ये इसका तीसरा वीडियो है। तो ठीक है दोस्तों, इसकी डेट क्या थी? 25 मार्च 1948। अब देखिए इसमें एक बात और ख़ास बात ये थी कि कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए। तो हमारा उत्तर आ जाएगा दूसरे चरण में। देखिए क्या है, राजस्थान एकीकरण के सर्वप्रथम, एक मिनट, क्या था? राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था दूसरे चरण में। ठीक है, चलो, तो कब, इसका आंसर क्या हो गया? सबसे पहले कब किया गया था? दूसरे चरण में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तिथि हमने देख ली 25 मार्च 1948। उद्घाटन करता है इसके एनवी गॉडगिल। कौन थे? एनवी गॉडगिल। देखिए पहले चरण में भी एनवी गॉडगिल ने किया था और दूसरे चरण में भी एनवी गॉडगिल ने किया था। और उद्घाटन करता था उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार दोबारा कि इसकी जो ट्रिक थी, गोड़ दो चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। गोड़ दो चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। क्या ट्रिक थी दोस्तों? गोड़ दो चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। तो इस प्रकार से इसकी जो ट्रिक थी, तो गोड़ दो यानी 2 बार एनवी गॉडगिल हो गए, तो गोड़ दो यानी 2 बार, तो कौन आ गए थे? एनवी गॉडगिल। ठीक है दोस्तों, इसको हमने देख लिया। अब तो एनवी गॉडगिल फर्स्ट में आ गए और सेकंड में आ गए। अब तीसरे में कौन आ जाएंगे? चाचा यानी नेहरू जी आ जाएंगे, चौथे में फिर पटेल आ जाएंगे, 5वें फिर वापस नेहरू जी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 5वें चरण के उद्घाटन करता है यहाँ पर हमने देख लिए। बाकी डिटेल में देखना है तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, सेकंड वाला। फिर उद्घाटन जो स्थान था वो था कोटा दरबार हॉल। कौन सा था? कोटा दरबार हॉल था। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब जो 9 रियासतें थी उनको कैसे याद करना था उसकी ट्रिक भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर
देखिए 9 रियासतें कौन कौन सी थी, इसकी ट्रिक हमने बनाई थी, प्रशा को बूंदी की झाड़ू बांटो, प्रशा को बूंदी की झाड़ू बांटो, ये इसकी ट्रिक थी, क्या थी, प्रशा को बूंदी की झाड़ू बांटो। अब देखिए एक एक रियासत को देखते चलते हैं। प्र से तो हो जाएगा प्रतापगढ़, शाह से हो जाएगा शाहपुरा, को से हो जाएगा कोटा, बूंदी से हो जाएगा बूंदी, की से हो जाएगा किशनगढ़, झा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, बांस हो जाएगा बांसवाड़ा और टो से हो जाएगा टोंक। तो इस प्रकार से हमने पूरी 9 रियासतों को देख लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से 9 रियासतें यहाँ पर हो गई। अब देख लिए इनके जो शासक उनको किस प्रकार से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, इसे देखिए आप। आज में आप पूरे इसके हम शासकों को याद करेंगे। तो पहले तो कौन सा गया, प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद। एकीकरण के जो समय जो शासक थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रसाद और प्रताप लगभग दोनों एक तरह से उच्चारण करने वाले शब्द हैं। अंबिका प्रताप बोल के भी याद कर सकते हैं आप, कहीं कहीं हमें अंबिका प्रताप भी मिलता है लेकिन अंबिका प्रसाद ही मिला है ज़्यादातर हमें। तो अंबिका प्रसाद और अंबिका प्रताप, अंबिका प्रसाद और अंबिका प्रताप कैसे याद करना है, अंबिका प्रसाद और अंबिका प्रताप। तो प्रतापगढ़ और प्रसाद, प्रताप और प्रसाद। दूसरा और याद कर सकते हैं, महाराणा प्रताप जब भी युद्ध करने जाते थे तो सबसे पहले माँ अम्बा भवानी का दर्शन करते थे, उनकी पूजा करते थे और वहाँ प्रसाद लेके जाते थे। महाराणा प्रसाद, महाराणा प्रताप, प्रसाद नहीं महाराणा प्रताप, क्या करते जाते थे, महाराणा प्रताप अंबिका माता का प्रसाद लेके जाते थे, उनका आशीर्वाद लेके जाते थे कि आप हमें युद्ध में विजय दिलवाइएगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात कर लें शाहपुरा। शाहपुरा के जो शासक थे उनका नाम था राजा सुदर्शन देव। क्या नाम था, राजा सुदर्शन देव सिंह। इसको शाहपुरा को और किशनगढ़ को, उनको मैं आपको अलग से याद कराऊंगा, अलग से ट्रिक में इसी वीडियो में। पहले इसको एक वक्त यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, शाहपुरा के संबंध में एक फैक्ट है उसको देख लें कि जब एकीकरण हुआ था ना दोस्तों, एकीकरण के समय जो शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, चाहे आप जनसंख्या की बात कर लें या क्षेत्रफल की बात कर लें। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा थी। अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लें तीसरे नंबर पर कोटा आ जाता है। देखिए कोटा और बूंदी इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। सबसे पहले कोटा का एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, कोटा के शासक तो महाराव भीम सिंह थे, ये ठीक है। अब इसका फैक्ट देख लीजिए, एक जो कोटा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा, और इन्होंने स्थापना की थी 1631 में। कब की थी दोस्तों, 1631 में की थी शाहजहां ने। किसने की थी, शाहजहां ने इसकी स्थापना की थी। इसने क्या किया था कि जो बूंदी था ना, बूंदी से इसको कोटा को अलग कर दिया था, और उस समय जो इसका जो शासक बनाया गया, कोटा के जो पहले शासक बनाए गए वो बनाए गए थे माधव सिंह। कौन बनाए गए थे, माधव सिंह। और माधव सिंह के पिता का क्या नाम था, रतन सिंह था। क्या नाम था उनका, रतन सिंह था। तो इस प्रकार से हमें याद हो गया कि बूंदी से अलग करके कोटा को बनाया गया 1631 में। बनाने वाला जो शासक था वो शाहजहां था, मुगल बादशाह शाहजहां, जो जहांगीर का बेटा था और उसका अकबर का पोता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और प्रथम शासक कोटा के माधव सिंह थे, जिनके पिता का नाम रतन सिंह था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अपन की कोटा के शासक और बूंदी के शासक को याद करना है एकीकरण के समय पर। तो देखिए दोस्तों, जो कोटा के जो शासक था उनका नाम था महाराव भीम सिंह, और बूंदी के शासक का नाम था महाराजा बहादुर सिंह। क्या नाम था, महाराजा बहादुर सिंह। कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह। अब देखिए दोस्तों, सुनिए, छोटे बच्चों का एक कार्टून शो आता है छोटा भीम। कौन सा आता है, छोटा भीम। तो उसमें एक सॉन्ग आता है, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, इस तरह से आता है। और लेकिन हम बड़े हैं तो हमें कैसे याद करना है, कोटा भीम कोटा भीम कोटा भीम कोटा भीम, भीम 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 कोटा भीम कोटा भीम। तो आप इसे इस तरह से याद करें। तो कैसे बोलेंगे आप, कोटा भीम कोटा भीम। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं कोटा से हूँ तो मुझे इसे याद करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब दूसरी बात की, अब बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी के जो शासक थे उनका नाम क्या था, महाराजा बहादुर सिंह। अब देखिए दोस्तों, वापस हम उस पर आते हैं, भीम वाले नाटक पे, उस कार्टून शो पे। तो देखिए उसमें क्या था कि जो भीम था ना, उसमें जो छोटा भीम था वो क्या करता था, लड्डू खाता था। लड्डू खा के बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे करता था। क्या करता था, लड्डू खा के बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे करता था। तो आपको कैसे याद करना है, कोटा भीम बूंदी के लड्डू खाता है और बहादुरी के कारनामे करता है। कोटा भीम बूंदी के लड्डू खाता है और बहादुरी के कारनामे करता है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि कोटा भीम बूंदी के लड्डू खाओ, बहादुरी के कारनामे करो। कोटा भीम बूंदी के लड्डू खाओ, बहादुरी के कारनामे करो। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। तो कैसे याद हो गया कि कोटा भीम बूंदी के लड्डू खा के बहादुरी के कारनामे करता है। तो कोटा भीम से तो हो गया कोटा के महाराव भीम सिंह, और बूंदी से हो गया बूंदी के लड्डू खा के बहादुरी के काम करता है तो उससे हो गया बूंदी की महाराजा बहादुर सिंह।
तो इस प्रकार से हो जाता है। अब बात करते हैं हम किशनगढ़ की, जिनके शासक का नाम था सुमेर सिंह। ऊपर मैंने आपको बताया था कि शाहपुरा के शासक का नाम था राजा सुदर्शन देव सिंह। अब इन दोनों को कैसे याद करना है, देखिए दोस्तों, किशनगढ़ के सुमेर सिंह और शाहपुरा के थे राजा सुदर्शन देव सिंह। देखिए ट्रिक तो देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक देखिए यहाँ पर, सुमेर किशन के दर्शन करने शाहपुरा गया और एकीकरण हो गया। क्या, सुमेर किशन के दर्शन करने शाहपुरा गया और एकीकरण हो गया। एक लड़का सुमेर था जिसे भगवान किशन के दर्शन करने थे, तो कहाँ गया, शाहपुरा, और उनमें समा गया, उनका उसका एकीकरण हो गया। अब देखिए एक तरह से और याद कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में। देखिए एक भजन है, उसके माध्यम से याद करते हैं, सुनिए। अरे द्वारपालों सुमेर से कह दो, किशन के दर्शन शाहपुरा में होंगे, एकीकरण तेरा दूसरे चरण में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो किशनगढ़ थे उनके शासक का नाम सुमेर सिंह था और शाहपुरा के शासक का नाम उसके राजा सुदर्शन देव था। क्या था, राजा सुदर्शन देव था। ठीक है, किशनगढ़ के शासक सुमेर सिंह हो गए और शाहपुरा के शासक हो गए राजा सुदर्शन देव सिंह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम 5 रियासतें याद कर चुके। दोस्तों बात कर लेते हैं हम हमारी छठी रियासत की, झालावाड़ की। देखिए दोस्तों, झालावाड़ के जो शासक थे उनका नाम था हरिश्चंद्र बहादुर। क्या नाम था, हरिश्चंद्र बहादुर। पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1838 में कोटा से अलग करके। कोटा से अलग करके क्या बनाया, कब बनाया था, 1838 में। और किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। और इसके जो प्रथम शासक थे उनका नाम था मदन सिंह झाला। और ये राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसने अंग्रेजों से औपचारिक संधि की थी। इस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो कोटा से अंग्रेजों की संधि हो चुकी थी, लेकिन कोटा से अलग करके इन्होंने झालावाड़ को बनाया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने इनके साथ भी एक औपचारिक संधि कर ली। वैसे तो कोटा की जो संधि थी वो इनके साथ लागू होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपना एक अच्छा मतलब सेफ्टी देखते हुए कि इन्होंने खुद को सिक्योर करने के हिसाब से पहले इन्होंने झालावाड़ के साथ भी एक औपचारिक संधि कर ली। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने अंग्रेजों से औपचारिक संधि की तो उसका नाम है झालावाड़। प्रथम शासक मदन सिंह झाला, स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1838 में कोटा से अलग करके। ठीक है, अब इसके शासक को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, शासक की बात करें तो शासक का नाम था हरिश्चंद्र बहादुर। क्या नाम था, हरिश्चंद्र बहादुर था। अब देखिए दोस्तों, याद कैसे करना है, झालावाड़ हरिश्चंद्र बहादुर, तो झाला और हरिश्चंद्र बहादुर। देखिए झालावाड़, इसमें शब्द को देखिए आप, यहाँ पर एक झालरा पट्टन भी है झालावाड़ में, और इसमें भी झाला शब्द है, इसको याद देखिए। झालर क्या होती है, झालर। और झालर कहाँ बजाते हैं हम, भगवान के मंदिर में। कहाँ बजाते हैं, भगवान के मंदिर में। और हरि क्या होता है, हरि देखिए आप, हरि क्या है, हरि भी भगवान का नाम है, श्री हरि विष्णु। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम झालर बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं झालर, हरि के मंदिर में। कहाँ बजाते हैं, हरि के मंदिर में। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि झालर बजाते हैं हरि के मंदिर में, झालर बजाते हैं हरि के मंदिर में। ठीक है, चलो ये भी हमें याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डूंगरपुर। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही शानदार एक ऐसा वृत्तांत दूंगा रामायण का। ठीक है, रामायण महाभारत के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें याद करेंगे। पहले भी हमने राजस्थान का नक्शा रामायण के माध्यम से याद किया, जिसमें 10 जिलों को हमने याद कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो, वो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थान भूगोल का फोल्डर है, उसमें आप देखिए, वहाँ पर आपको राजस्थान का मैप मिलेगा, आप उसे याद कीजिए। 10 जिले मैंने आपको बिल्कुल रामायण के वृत्तांत से जोड़ के बताएं, बिल्कुल फैक्ट। और उसके बाद बाकी 15 जिलों को कैसे याद करना है, 8 को कैसे याद करना है, ये भी आप उसमें देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर के जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। देखिए दोस्तों, रामायण में जब अंत में युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध हुआ था। तो मेघनाथ ने उनके ऊपर शक्ति प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी गए थे और वो लाए थे संजीवनी बूटी, पहाड़ को लेके आए थे अपने हाथ पर। तो दोस्तों जी, ये पहाड़ थे, इसको पहाड़ को डूंगर भी बोलते हैं राजस्थान की स्थानीय भाषा में। तो डूंगर बोलते हैं, तो डूंगर का संबंध किससे हो गया, लक्ष्मण से हो गया। किससे हो गया, लक्ष्मण से हो गया, क्योंकि डूंगर से संजीवनी बूटी लाए थे और संजीवनी बूटी से फिर लक्ष्मण जी की जान बचाई गई थी। तो किससे लाए थे, डूंगर से लाए थे। किसके लिए लाए थे, लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। तो यहाँ पर हमें याद हो जाएगा कि डूंगरपुर के शासक का क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह था। क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह था। तो याद हो जाएगा दोस्तों कि डूंगर का संबंध किससे, लक्ष्मण से है, क्योंकि लक्ष्मण की जान किसने बचाई थी, संजीवनी बूटी से। संजीवनी बूटी मिली थी डूंगर पे। ठीक है, तो ये भी हमने याद कर लिया। अब बांसवाड़ा की बात करते हैं। देखिए, बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था, महारावल चंद्रवीर सिंह था उनका नाम। अब देखिए, सबसे पहले इनके संबंध में इन्होंने जब विलय पत्र हस्ताक्षर किया था तो उस वक्त इन्होंने एक कोटेशन बोला था, एक वाक्य बोला था, उसे हम देख लें। इन्होंने क्या कहा था
कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। अब ऐसा क्यों कहा? देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा छोटी सी रियासत थी। अब इनको पता था हम विलय हो भी जाएंगे तो हमें कोई बड़ा पद तो मिलना नहीं है। अब बड़ा पद मिलेगा नहीं तो क्या हुआ? हमारा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमारा कोई फायदा नहीं है तो क्या मरने के समान ही है। अब छोटी मोटी सत्ता जो हमारी चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने इस बात को बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके शासक को याद करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए बांसवाड़ा, चंद्रवीर सिंह। कैसे याद करना है? बांस इतने लंबे लंबे हैं, बांस इतने लंबे लंबे हैं कि चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं। बांस इतने लंबे लंबे हैं कि चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, चंद्रमा को टच कर लेते हैं। इतने लंबे लंबे बांस है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इतने लंबे बांस वहाँ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। इसमें एक एक ठिकाना था, उसका भी विलय हुआ था, जिसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था उसका? कुशलगढ़ था। देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा का ठिकाना था कुशलगढ़, और इसके जो शासक थे उनका नाम था हरेंद्र प्रताप सिंह। कुशलगढ़ जो ठिकाना था, ये सबसे बड़ा ठिकाना था। 3 ठिकाने मैंने आपको बताया, नीमराणा अलवर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और एक था हमारा लावा जयपुर। वर्तमान पहले जयपुर में आता था, वर्तमान में ये इसमें आता है लावा, लावा वर्तमान में टोंक में आता है। पहले जयपुर में आता था, जब एकीकरण हुआ था तब जयपुर में आता था। तो लावा को जब हम पढ़ेंगे जयपुर के साथ तब उसके संबंध में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के ठिकाने कुशलगढ़ की। देखिए दोस्तों, कुशलगढ़ ठिकाना जो था, इस कुशलगढ़ ठिकाने के शासक का नाम था हरेंद्र प्रताप सिंह। अब देखिए दोस्तों, समझिए, याद कीजिए। बांस से क्या बनती है? बांसुरी। और बांसुरी बजाने के लिए बहुत ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। हर कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, न बना सकता है। बांसुरी कैसे बनती है, उसे कैसे बजाया जाता है, इसके लिए आपको बहुत ही कुशल होना चाहिए, बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, तब जाके आप बांसुरी को बना सकते हो और बांसुरी को बजा सकते हो। तो फिर क्या चाहिए? बांसुरी बजाने के लिए कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, स्किल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हरेंद्र प्रताप सिंह को कैसे याद करना है? 2 तरीके। देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर हरेंद्र प्रताप सिंह को लिखा है, हरे रंग से है, हरे कलर से लिखा है, तो आपको वैसे याद रहना चाहिए। दूसरी बात, जो बांस जो होते हैं ना, वो हरे हरे बांस होते हैं, उनका रंग क्या होता है? हरा हरा होता है। तो हरे हरे बांस है, और यहाँ पर उनकी जो शासक थे, कुशलगढ़ के ठिकाने के जो शासक थे, उसका नाम भी क्या था? हरेंद्र प्रताप सिंह था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टोंक का दोस्तों क्या है कि मुझे टोंक के जो शासक थे उनका नाम नहीं मिला, सब अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिले, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका कभी कोई प्रश्न भी नहीं है और छोटी सी रियासत थी, इस वजह से इसका कोई महत्व नहीं है। इसका एक छोटा सा फैक्ट ये है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की। क्योंकि एकीकरण के समय हम अगर मुस्लिम रियासतों की बात करें तो 19 में से 18 रियासतें तो हिंदुओं की रियासत थी, बाकी ये एक मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं दूसरी हम इसके राजधानी। देखिए, राजधानी कौन सी बनाई गई थी? कोटा। कौन सी बनाई गई थी? कोटा। राजप्रमुख कौन थे इसके? महाराव भीम सिंह कोटा। उपराजप्रमुख कौन थे? महाराजा बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। पहले वाले में थे शोभाराम कुमावत, इस बार कौन थे? गोकुल लाल असावा। और इनको कैसे याद करना है? राजधानी, राजप्रमुख, प्रधानमंत्री, इनको कैसे याद करना है? इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इसको देखिए तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, चलो इसकी ये पूरी 9 रियासत हमने यहाँ पर देख ली। अब आ जाता है हमारा तीसरा चरण। कौन सा चरण आ जाता है दोस्तों? तीसरा चरण। तीसरे चरण को भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो नाम की बात कर लें तो इसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। फिर बात करें इसकी तिथि की, तो तिथि थी 18 अप्रैल 1948, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैंने आपको मैंने इसकी ट्रिक पहले बताई थी। आप देखिए, ये आप इसमें देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो ट्रिक है ये हम आपको यहाँ बता चुके हैं। ये देखिए, गोड दो चाचा पटेल, नेहरू उद्घाटन करो। तो गोड दो चाचा पटेल। अब गोड एनवी गोड के लिए 2 बार, और चाचा तो यहाँ पर वापस नेहरू जी आ जाते हैं। तो नेहरू जी आ जाते हैं तो वापस हम कहाँ पहुँच जाते हैं? इस चरण पे। ये देखिए आप, तो यहाँ पर कौन आ गया? उद्घाटनकर्ता आ गए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। चाचा पटेल, तो चाचा कौन? नेहरू जी को चाचा कहा जाता था, छोटे बच्चों ने क्या बोलते थे? चाचा। तो इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? उद्घाटनकर्ता का नाम जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते रियासतें। अब इस चरण में कुल रियासतें कितनी थी? 10। कुल रियासतें तो कितनी थी? 10 थी। अब द्वितीय चरण में क्या इसमें 10 किस प्रकार से थी कि एक तो जो दूसरा चरण था राजस्थान संघ, इस राजस्थान संघ की 9 रियासतें और एक रियासत नहीं जोड़ दी थी इन्होंने, उदयपुर। कौन सी जोड़ दी थी? उदयपुर। तो उदयपुर का विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से कितनी रियासतें हो गई थी? 10 रियासतें। कितनी रियासतें हो गई थी दोस्तों? 10। अब विलय होने वाली रियासत का नाम क्या आ गया? उदयपुर। उस समय उसके जो शासक थे उनका नाम क्या था? महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम था? महाराणा भूपाल सिंह। ये हमने देख लिया।
अब देखिए दोस्तों, महाराणा भूपाल सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक थे उस समय। मेवाड़ शुरू से अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, तो आप इसे वैसे ही याद रख लें कि उदयपुर के शासक कौन थे? भूपाल सिंह थे। कौन थे? भूपाल सिंह थे। चलो ठीक है, अब बात करें राजधानी की, तो राजधानी उदयपुर थी और राजप्रमुख का नाम था महाराणा भूपाल सिंह। ये जो मेवाड़ जो रियासत थी, ये राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। उपराज प्रमुख की बात करें तो अब ये उपराज प्रमुख कौन थे? जो कोटा के जो शासक थे, जिन्हें दूसरे चरण में राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के उसमें राजस्थान संघ में, तो इनको यहाँ पर उपराज प्रमुख बना दिया गया महाराव भीम सिंह को। किसको? महाराव भीम सिंह को, और ये थे कोटा से। प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सब देख लिए कि विलय होने वाली रियासत उदयपुर, शासक महाराणा भूपाल सिंह, राजधानी उदयपुर, राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, उपराजप्रमुख महाराव भीम सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। ये सब हमने यहाँ पर देख लिए और दूसरा व तीसरा चरण हमने आज पढ़ लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आए तो इसको आप 1-2 बार और देखें तो आपको परफेक्टली आ जाएगा, और जब इसे आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे ये। इसका आप रिवीजन कर लीजिए 1-2 बार, गारंटी है आप इसको नहीं भूलेंगे। काफ़ी कोशिश की, मैं बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों को याद करवाने की। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वाले पार्ट में अब, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।